दिल्ली में बीजेपी सदर अमित शाह ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि बंगाल में तशद्दुद के पीछे टीएमसी का ही हाथ है। विद्यासागर के मुजस्समे को टीएमसी कारकुनों ने तोड़ा। इन्होंने दावा किया कि इनके रोड शो पर 3 हमले किए गए। इन्होंने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि हिंसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं ममता बनर्जी को एक बात बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के हर राज्य में चुनाव लड़ रही है और हर राज्य में अलग अलग पार्टियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, स्थानीय दलों के खिलाफ हमारा मुकाबला है, मगर कहीं पर भी हिंसा नहीं होती है। और 6 के 6 चरण में बंगाल में हिंसा होती है, इसका मतलब ही होता है कि हिंसा का कारण तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंसा करती तो हर राज्य में होनी चाहिए थी। और आप लोगों के टीवी मीडिया के फुटेज भी आप देख लीजिए। 6 के 6 चरण के कंपाइलेशन कर बंगाल की जनता को दिखाना चाहिए कि किस प्रकार से लोकतंत्र का गला बंगाल के अंदर घोंटा जा रहा है। और बोतल के अंदर केरोसिन डालकर सुलगाकर डालने का घटना भी हुआ। सुबह से पूरे कलकत्ता के अंदर ये रूमर थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर से कुछ लड़के आकर दंगा करेंगे। पुलिस ने ना किसी को अरेस्ट किया, ना वहां पर कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था की, ना उनको रोकने का प्रयास किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा जो कॉलेज के अंदर है, इसको कुछ न तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर थे ही नहीं, सारे के सारे बाहर थे, बीच में पुलिस थी। किसने तोड़ा? ये झूठे प्रकार की सिंपैथी कलेक्ट करने के लिए ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़कर एक नाटक और एक षड्यंत्र रचने का काम किया है। और अमित शाह के हमले का जवाब तृणमूल कांग्रेस लीडर डेरेक ओब्रायन ने दिया है। इन्होंने तशद्दुद के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने पूरे मामले का वीडियो भी जारी किया। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि बीजेपी बाहर के गुंडों को लाई थी। इन्होंने मजीद कहा कि जलसा कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें बाहर वालों का क्या काम। तेजिंदर बग्गा कौन है? इन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या बग्गा वही शख्स नहीं है जिसने दिल्ली में किसी को तमाचा मारा था। The sadness for those of us who've been to college on those streets of Calcutta is tinged with anger, is tinged with shock. I don't know where to start. Bad enough, the president of the BJP does what he does with his goons, hired goons from outside Bengal yesterday. You've not only made us angry, you have not only made us disappointed, you've also made us sad, because what has happened yesterday is part of our Bengali ethos. And by Bengali, I don't mean Bengali. My name is O'Brien. You can have any name, but we are Bengali. What were your outsiders arrested? And now you're complaining why the outsiders are arrested. Who is this fellow? Tejinder Bagga? Who is he? What is his name? Bagga, sorry. Bengali pronunciation Bengali ही हो जाता है. Tejinder Bagga was arrested. Isn't he the same guy who slapped somebody in Delhi? You've taken your outsider goons, then you're telling everybody. First, childish argument being made is that the lock, no, who had the key? ताला किसके पास था? चाबी किसके पास था? चाबी किसके पास था? अरे if the main gate is locked, how did these people get inside? How did the BJP goons get inside? How did they get inside? Very simple. See the video. आप वीडियो देखिए। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अमित शाह के रोड शो में तशद्दुद के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार बीजेपी भी है। मगरबी बंगाल में बीजेपी का कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन मरकज में इख्तिदार की वजह से वो वोटों पर धांधली से कब्जा करना चाहती है। इस तरह का वायलेंस हो, हम वायलेंस के खिलाफ हैं। वायलेंस राजनीति में नहीं होना चाहिए।
लेकिन इस वायलेंस के लिए भारतीय जनता पार्टी भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में कोई जन आधार नहीं है और जो भी वो जन आधार बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में, केंद्रीय सरकार में जो सत्ता में है उसकी ताकत के बिना पर, सीबीआई की ताकत के बिना पर और इनकम टैक्स और ईडी के अफसरों की ताकत पर, उद्योगपतियों को डराकर धमकाकर, लीडरों को डराकर और धमकाकर वो अपनी पेट बनाना चाहते हैं, अपने साथ लोग करना चाहते हैं बंगाल में। तो जाहिर है जिनकी वहाँ जिनको बहुमत है, जिनके साथ लोग हैं, तो वो ऐसा नहीं करने देते हैं। मगरबी बंगाल तशद्दुद पर संजय राउत का कहना है कि इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। राहुल और प्रियंका जब बनारस में जाकर रोड शो कर सकते हैं तो बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? बंगाल में जो हुआ है, खास करके चुनाव का जो आखिरी चरण चल रहा है, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह को जिस प्रकार से उनके प्रचार रैली में हिंसा हुई, खून बहा, आगजनी हुई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्टैच्यू को तोड़ा है कुछ लोगों ने, हमारे लोकतंत्र के लिए कलंकित करने वाली घटना है और उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य की शासन, प्रशासन और वहां के सभी सत्ताधारी नेता है उनके ऊपर जाती है। देखिए, अमित शाह जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके पार्टी की दिल्ली में सरकार है, 10 से भी ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार है, एक प्रमुख राजनीतिक दल है। फिर भी जब से चुनाव की तारीख की घोषणा हुई है, तब से पश्चिम बंगाल सरकार की, खास करके ममता बनर्जी की एक भूमिका रही है कि बीजेपी के किसी भी बड़े नेता को पश्चिम बंगाल में आने नहीं देगी। मगरबी बंगाल तशद्दुद मामले में समाजवादी लीडर अबू आसिम आजमी का कहना है कि मोदी और शाह की जोड़ी कुछ भी कर सकती है। मगरबी बंगाल में जो कुछ हुआ इसकी जांच होनी चाहिए। समझता हूं कि अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी है ना, ये बहुत बड़ी करुमंडल है। करुमंडल समझते होंगे आप, ये कुछ भी चीज़ जो निर्माण कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। पहले इंक्वायरी होना चाहिए कि इन लोगों ने तो नहीं, कहीं इनके कार्यकर्ताओं ने तो कहीं ऐसा काम करके लोगों की जो है सहानुभूति बटोर करके वहाँ सीट लेने के लिए कुछ किया। ये इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो कुछ हुआ वो तो बहुत ही निंदनीय है, उसकी निंदा होनी चाहिए, परंतु इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, किसने किया है उसको सजा मिलना चाहिए। बीजेपी लीडर विजय गोयल का कहना है कि मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि बीजेपी मजबूत हो, इसलिए वो अब तशद्दुद पर उतर आई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके रोड शो में हिंसा हुई, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, एक राष्ट्रीय पार्टी और एक वो पार्टी जिसकी सरकार है देश के अंदर, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अगर आप प्रचार नहीं करने देंगे, जाने नहीं देंगे, रोड शो नहीं करने देंगे, तो मैं समझता हूं कि ममता दीदी जो है ये लोकतंत्र पे प्रहार कर रही हैं। जी, उन्होंने सोचा शायद वो हिंसा करके इन चुनावों को जीत सकती हैं, पर ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करके उसने जो अपना मकाम बनाया है, उसमें लगता है ज्यादातर सीटें हम ही जीतेंगे। सर, ममता बनर्जी का ये कहना है कि विरोध किया जा रहा था, टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध किया जाता। क्या वो भगवान, हमेशा भगवान नहीं जो उनका लोग विरोध भी ना करें? ये कहीं आचार संहिता में लिखा है क्या कि कोई पार्टी अपना पब्लिक मीटिंग कर रही है, कोई पार्टी अपना रोड शो कर रही है, कोई पार्टी अपना कार्यक्रम कर रही है, तो उसको जाकर डिस्टर्ब करना और उसके अंदर विरोध करना, ये तो आचार संहिता के खिलाफ है। ऐसे तो कोई भी आदमी नहीं कर पाएगा। वो कल को करेंगे और लोग उनका जाके विरोध करेंगे, तो वो कैसे पब्लिक मीटिंग करेंगे? आखिरी सवाल जानना चाहूंगा सर, एक चरण का चुनाव बचा हुआ है सर, क्या उम्मीद है कि वहां पे हिंसा नहीं होगी अब? नहीं, ये तो काम देखना चुनाव आयोग का है, और भारतीय जनता पार्टी तो नहीं चाहती है किसी प्रकार की हिंसा हो। और आप देख रहे हैं कि लगातार ममता दीदी, उनकी तृणमूल कांग्रेस हिंसा कर रही है, तो इसका चुनाव में उनके खिलाफ ही जाएगा। जी, साफ तौर पे कहना है कि लगातार टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा हिंसा किया जा रहा है। कैप्टन हनुम के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अदाकार से सियासतदान बने कमला हासन के खिलाफ अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया। अदालत ने अर्जी गुजार से इस मामले पर माकूल फोरम से रुजू करने को कहा है, क्योंकि ये वाकया तमिलनाडु में पेश आया था। ख्याल है कि एक रैली के दौरान कमला हासन ने गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे को आजाद हिंदुस्तान का पहला हिंदू दहशतगर्द बताया था।
आखिरी मरहले से पहले हुकूमत साजी की कोशिशें अभी से शुरू हो गई हैं। जराये के हवाले से खबर है कि सोनिया गांधी ने यूपीए और गैर एनडीए पार्टी लीडरों को खत लिखा है। इन्होंने 23 मई को दिल्ली में होने वाली मीटिंग में शामिल होने की दावत दी है। एमपी के सीएम कमलनाथ ने उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से भी बात की है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। लखनऊ के एक वक्फ बोर्ड की जमीन के ताल्लुक से वसीम रिजवी पर मारपीट का इल्जाम था। अब इस मामले में वसीम रिजवी की गिरफ्तारी 15 दिनों तक नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 17 मई को करते हुए यह तय करेगी कि इस मामले में गिरफ्तारी होनी है या नहीं। 3 मई को हाईकोर्ट ने रिजवी पर से गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। तेलंगाना हाईकोर्ट में इंटरमीडिएट नतायज पर हाईकोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने 27 मई को शाम 5 बजे तक नतायज जारी करने की हिदायत दी। अदालत ने रीवेरिफिकेशन के नतायज जवाबी पर्चा वेबसाइट पर ऑनलाइन करने की इंटरमीडिएट बोर्ड को हिदायत दी है। अदालत ने नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली समाअत 6 जून को होगी। 7వ తారీఖు నాడు 5 గంటలకల్లా రిలీజ్ చేయాలని చెప్పారు. వెబ్సైట్లో పెడతామని గవర్నమెంట్ కూడా అంగీకరించింది. కాబట్టి 27వ తారీఖు 5 గంటల తర్వాత ప్రతి స్టూడెంటు వాళ్ళ మార్క్ షీటు ప్లస్ ఆన్సర్ షీట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. రిజల్ట్స్తో పాటు రీవెరిఫికేషన్ రిజల్ట్స్ని డిక్లేర్ చేస్తూ సైమల్టేనియస్గా అందరి ఫెయిల్ అయిన స్టూడెంట్స్ యొక్క ఆన్సర్ షీట్స్ అన్నిటిని కూడా వెబ్సైట్లో పెట్టమని అన్నారు. అన్ని స్కాన్ చేసి వెబ్సైట్లో పెడితే మార్క్ షీట్స్తో పాటు వాళ్ళ ఆన్సర్ షీట్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని వెరిఫై చేసుకోవడానికి వీలుగా ఒక మంచి ఆర్డర్ ఇవాళ హైకోర్టు వారు ఇవ్వడం జరిగింది. దీంట్లో లక్షలాది మంది విద్యార్థులకి దాదాపు 3,82,000 మంది విద్యార్థులు ఫెయిల్ అయినారు. వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి ఊరట వచ్చిందని చెప్పేసి నేనైతే భావిస్తూ ఉన్నాను. ఆన్సర్ షీట్స్ ఎప్పుడైతే పబ్లిక్లోకి వస్తాయి అంటే స్టూడెంట్ చేతికి వస్తుందో వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. ప్రతి ఆన్సర్ని కూడా చూసుకోవచ్చు. ఏ ఆన్సర్కి ఎన్ని మార్కులు ఇచ్చాడు, కరెక్ట్ ఇచ్చారా లేదా, జీరో వేశారా, కరెక్ట్ ఉన్నా కూడా జీరో పడిందా, ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవడానికి పర్సనల్ వెరిఫికేషన్కి అవకాశం వస్తుంది. ఇది చాలా మంచి ఆర్డర్ ఇవాళ హైకోర్టు వారు ఇచ్చారు. మా పిల్లలందరూ కూడా కొంత ఊరట ఉంటుందని చెప్పేసి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. కరెక్ట్ చేసింది. ఫర్దర్ విచారణ 6వ తారీఖు జూన్ 6కు పెట్టారు. తర్వాత విషయాలు దీంట్లో ఎవరి తప్పులేంటి, ఎందుకు జరిగినాయి, బాధ్యులు ఎవరు, ఇవన్నీ కూడా ఫర్దర్ విచారణలో జరుగుతాయి. ఇందులో ఇవాళ మేము గ్లోబరీనా టెక్నాలజీస్ ఈ తప్పిదాలన్నిటికీ మూల కారణమైన ఏజెన్సీ దాన్ని కూడా పార్టీ చేశాం. ఇవాళ రెస్పాండెంట్గా చేరుస్తూ కోర్టు కూడా ఆర్డర్ పాస్ చేసింది. వాళ్ళకు కూడా గ్లోబరీనా సంస్థకు కూడా నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. जम्मू कश्मीर में चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सीआरपीएफ जवान फालिज के शिकार एक बच्चे को अपने हाथों से खाना खिला रहा है। यह वाकया श्रीनगर के हसास तरीन डाउनटाउन इलाके का है। इस सीआरपीएफ जवान की पहचान इकबाल सिंह के तौर पर हुई है। इकबाल सिंह सीआरपीएफ के 49वीं बटालियन से मुंसलिक है। इकबाल पुलवामा में हुए उस हमले में बचने वाला जवान है जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। न्यूज 18 के साथ बातचीत के दौरान इकबाल सिंह ने बताया कि मुतालिका बच्चा भूखा था और जिस्मानी कमजोरी के सबब वो अपने हाथों से खाने का अहल भी नहीं था। इकबाल का कहना है कि इसलिए उन्होंने न सिर्फ उस माजूर बच्चे को अपने खाने में शरीक बनाया बल्कि उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। इकबाल का कहना है कि जरूरतमंदों की मदद करना उनका अव्वलीन फरीजा है। इकबाल ने कहा कि कश्मीर के लोगों की मदद करने से इन्हें काफी खुशी महसूस होगी। इस इकदाम के लिए जहां इकबाल के सोशल मीडिया पर खूब पजीराई की जा रही, वहीं सीआरपीएफ के आईजी रविदीप शाही ने इन्हें नकद इनाम से भी नवाजा। डीजी मेडल के लिए भी इकबाल के नाम की सिफारिश की गई है। हमें बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि हर एक आदमी की हेल्प करनी, चाहे अपना आदमी है फोर्स का, चाहे कोई सिविल आदमी है, उसकी सबकी हेल्प करनी, वही ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है सर बेसिक ट्रेनिंग में। और वही मैं इंसानियत के तरीके मैंने सर किया है। सर हमारे अवाम के लिए यही मैसेज है कि पहले नंबर तो हम टेररिस्ट के साथ लड़ने के तब आगे तैयार रहते हैं, पर जो अवाम है उनके लिए हम हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, दुख दर्द के लिए तैयार हैं। किसी भी टाइम एनी टाइम सीआरपी 49 बटालियन में कार्य करता हूँ और हौलदार ड्राइवर इकबाल सिंह मेरा नाम है सर। किसी टाइम भी इनको जरूरत पड़े अवाम को, हम इनकी हेल्प करने लिए तैयार। दिल्ली में बारिश होने के बाद आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम के बदलते रुख की वजह से दर्जा हरारत में भी गिरावट आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक मौसम खुशगवार रहेगा।
रोजेदारों को भी बारिश की वजह से राहत मिली है। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदा खुर्रम शहजाद ने कुछ रोजेदारों से बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली में सुबह से ही मौसम का मिजाज खुशगवार है। यहाँ पर 42 पॉइंट जो पारा था वो लगातार बना हुआ था, लेकिन सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। ख़ास बात यह है कि ये मौसम अगले कुछ दिनों तक यानी 17 तारीख तक बना रह सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से रमज़ान का महीना चल रहा है और रोज़ेदार हैं उनको इससे सबसे बड़ी राहत मिली है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ रोज़ेदार भी हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, किस तरह से राहत मिली? बहुत अच्छा है, सुकून मिला है हम लोगों को। मौसम तो अल्लाह की रहमत आई है, क्योंकि रोज़ों में तो ये रोज़ों का हमारे को इनाम मिला है। कहते हैं ना कि रोज़ों में रखने में आसानी होती है हर काम में, तो ये तो बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और एहसान व करम है जो हमें इसका मिला है। बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी भाई साहब, मौसम का मिजाज बदला है, कितनी बड़ी राहत है? मौसम के मिजाज से वजह से रोज़ेदार जो भी है उनको काफ़ी सहूलत मिलेगी और वो रोज़ा रखने में परेशानी नहीं आएगी। हाँ, तो वजह महसूस हुई है क्योंकि कल शाम से मौसम बदल रहा है, लेकिन फिर शाम तक मौसम बदलाव लेगा। ये मानसून की बारिश तो है नहीं, नॉर्मल सिर्फ जो जलवायु परिवर्तन हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये उसका सिर्फ असर है और कोई असर नहीं। तो ये मौसम से काफ़ी राहत मिली है। सबसे अच्छी बात यह है कि रोज़ेदार राहत महसूस कर रहे हैं। 17 तारीख तक ये मौसम बना रहे, ऐसा महकमा मौसमियात का कहना है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात नेता ऐप सर्वे की। नाज़रीन, आम इंतखाबात से जुड़ी बड़ी खबरों पर न्यूज़ 18 उर्दू लगातार सर्वे करा रहा है। आइए देखते हैं आज का सर्वे, बता रहे मेरे साथी अबू हुरैरा। जी हुरैरा। जी शुक्रिया। नाज़रीन, नेता ऐप के जरिए आज हमने जिस सवाल पर सर्वे कराया है वो सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, क्योंकि लगातार इंतखाबात में एक दूसरे पर तनकीदें हो रही हैं, इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला चल रहा है। मायावती के जरिए जो तनकीद पीएम मोदी पर की गई है, आज नेता ऐप के जरिए हमने इसी सवाल को अपने सर्वे में उठाया है और वो सवाल भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। इस सर्वे के जरिए हमने जो सवाल पूछा था वो सवाल यही था कि मायावती ने यह सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि मुल्क को एक शुद्ध पीएम चाहिए। सवाल यह उठता है कि मायावती का पीएम पर हमला क्या ये उनकी मायूसी जाहिर करती है? यही हमारा सवाल है और इस सर्वे में 91,077 लोगों ने हिस्सा लिया है। इन लोगों का नतीजा क्या कुछ है वो नतीजा भी आपके टीवी स्क्रीन पर आ गया है, जहां पर 71.89% लोग मानते हैं कि जिस तरह से मायावती लगातार पीएम मोदी पर अटैक कर रही हैं, तनकीद कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं मायावती की मायूसी को जाहिर करता है। लेकिन वहीं पर जो लोग इससे एक तरह से मुत्तफिक नहीं हैं, उनकी तादाद 28.11% है जो लोग मानते हैं कि यह मायावती की मायूसी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से यह बयानबाजी हो रही है, इस बयानबाजी के बाद इंतखाबात और भी ज्यादा दिलचस्प हो गए हैं और 23 तारीख को एक तरह से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर किसके दिल में क्या कुछ है और आवाम आखिर किसको चुनना चाहते हैं। और सबसे पहले हम आपको फिर याद दिला दें कि न्यूज़ 18 उर्दू पर सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचाए जाएंगे। चलिए मजीद खबरों के लिए आपको स्टूडियो लिए चलते हैं।